हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स एसपीएम का स्टडी नोट 1 का थर्ड पार्ट, दैट इज़ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसके पहले 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आपको पढ़नी है देन आई बटन पे आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप लोग जाके वीडियोस देख लीजिए। एंड सीएमए फाइनल्स के सीएफआर एंड कॉस्टिंग के भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है गाइस। आपको मेरे चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो अगर आपको चाहिए वीडियो देन आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। फ्रेंड्स देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है इंस्टीट्यूट का, सबको ही बहुत पैनिक कर रहे हैं कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। अरे डोंट चेंज द वे ऑफ योर स्टडी ना। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन के जैसे नहीं आएगा कि आपको बस टिक करनी है, ये स्टिक करनी है, बट यू हैव टू सॉल्व द आंसर प्रॉपरली इन द रफ सेट। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव आती भी है, अभी तक तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट डेफिनेटली क्लैरिफाई करेगा एंड कुछ सेट्स भी देगा प्रैक्टिस के लिए। पीटीपी आरटीपी ऑफकोर्स आएंगे बिफोर एग्जाम, आप लोग उस बेसिस पे तब आप लोग रिवीजन करना। लेकिन अभी आप लोग जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़िए। हाँ, फॉर्मेट जैसे काट के एकदम कर रहे थे, फॉर्मेट मत कीजिए, जस्ट सॉल्व द आंसर्स, खुद से सॉल्व करिए। एंड थ्योरी जो है थोड़ा सा बिट बाय बिट कंसेप्चुअली थोड़ा सा पढ़िए। जो लोग कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव कैसे भी क्वेश्चन है या फिर दोनों मिल के आए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एंड डोंट डेफर दिस टर्म, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पास होने के लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। और फर्स्ट टाइम है ये, और आई थिंक लास्ट टाइम भी, बिकॉज जून में शायद सब्जेक्टिव अगर सिचुएशन कंट्रोल हो जाता है और मे भी नहीं हो तो डेफर्ट करोगे और जून में फिर से ऑब्जेक्टिव हुआ तो आपका एक अटेम्प्ट लूज हो जाएगा। 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड कंटिन्यू योर स्टडी, कंटिन्यू योर रिवीजन। जैसे आप लोग पढ़ रहे थे जो फ्लो में, वही फ्लो में पढ़िए एंड वेट फॉर फर्दर नोटिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। और ठीक है, तब तक आप अननेसेसरी यूट्यूब में वीडियोज़ देख के और इसका बात सुन के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आराम से आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। क्लियर है? एंड डोंट डेफर दिस टर्म। ओके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बाद में पछताएंगे, सो प्लीज़ अपियर द एग्जाम। ओके, देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है। बहुत इजी टॉपिक है, स्टडी नोट 1 का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके, अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना। व्हाई? इन ऑर्डर टू नो द profitability of the business and in order to know how much the business is financially sound, that is the financial health of the organization। कितना वो प्रॉफिटेबल है फाइनेंशियली, कितना वो साउंड है। ओके, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं और कौन करता है? कौन करेगा फ्रेंड्स? इधर कंपनी के इंटरनल लोग करेंगे, लाइक एम्प्लॉय करेगा, मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, या फिर अगर गवर्नमेंट किसी को पावर देता है लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होंगे, ठीक है, वो लोग एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट क्यों करेगा? सो दैट वो अपना ग्रोथ देख सके, ठीक है, अपना ग्रोथ का ट्रेंड देख सके, अपना वीकनेस देख सके और कहाँ पे उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, कहाँ पे रिमेडियल स्टेप्स लेनी है, वो जान सकेगा। तो वो लोग इसीलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, और कौन करेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस? आउटसाइडर कर सकते हैं। आउटसाइडर में कौन? क्रेडिटर कर सकते हैं, इन्वेस्टर कर सकता है। क्रेडिटर क्यों करेगा फ्रेंड्स? वो क्रेडिबिलिटी चेक करेगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्रेडिट्स में देने से पहले वो चेक करेगा कि मुझे देना चाहिए या नहीं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एबल है या नहीं उसको पे करने के लिए, लिक्विडिटी पोजीशन देखेगा वो, है ना। और कौन करेगा? इन्वेस्टर्स करेंगे। बिफोर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी वो देखेंगे कि आप लोग डिविडेंड कितना देंगे, आपका ग्रोथ कितना है। बॉन्ड होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स देखेंगे आपका, वो लोग क्या देखेंगे? सॉल्वेंसी पोजीशन देखेंगे, आप कितना कैश जनरेट कर पा रहे हो, उनको इंटरेस्ट वगैरह पे कर पाओगे या नहीं, है ना। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सब कोई अपने ओन इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। हम किसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेंड्स 3 चीज़ होता है, 3 थिंग्स। क्या क्या होता है? बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट क्या शो करता है? एज ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपका एसेट एंड लाइबिलिटी का पोजीशन बताता है। एक कंपनी कितना एसेट होल्ड कर रहा है, उसका लाइबिलिटी वर्सेस एसेट क्या है, किस टाइप का एसेट होल्ड कर रहा है, बेसिकली द फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट ही बताता है। क्लियर है? कैश फ्लो क्या बताता है? योर कैश जनरेटिंग कैपेसिटी, कंपनी का कैश जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, वो एक्चुअली में अपने प्रॉफिट से कितना कैश जनरेट कर रहा है।
ओके। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है, डिविडेंड कितना पे कर रहे हो, टैक्स अमाउंट क्या है। ओके, तो जो रेवेन्यू पोजीशन है, प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन, वो कहाँ से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो कंपनी के बारे में अगर किसी को फाइनेंशियल पोजीशन पूरा जानना है तो वो लोग क्या एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे। बिकॉज किसी के भी मन में अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई कंपनी को रॉ मटेरियल्स क्रेडिट में देना चाहता है, कोई कंपनी का बॉन्ड डिवेंचर खरीदना चाहता है, तो उसके मन में हमेशा दो क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट से, क्योंकि पर्टिकुलर डेट में होता है, ठीक है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहाँ से पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। क्लियर है, ओवरऑल आइडिया आया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है, कौन करता है, क्यों करता है। तो यही टोटल आप लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं बुक में, और कुछ भी नहीं है। ओके, देखिए मैं कुछ लाइन रीड करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। ओके, Financial performance analysis is the process of identifying the financial strength and weakness of the firm by properly establishing the relationship between item of balance sheet and profit and loss account. It also helps in short-term and long-term forecasting, and growth can be identified with the help of financial performance analysis. ओके, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है तो आपको ये 3-4 लाइन लिखना पड़ेगा। एज इट इज़ लिख सकते हो तो भी ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे, इजी लैंग्वेज है, याद हो जाएगा, अदरवाइज खुद का लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। ओके, बट ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करना ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फिर देखो डिक्शनरी मीनिंग वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद देखो, इन शॉर्ट द फर्म इटसेल्फ एज वेल एज वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप सच एज मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटी एंड अदर सिक्स आंसर टू द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको लिखनी है। व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए फर्म एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, एंड हाउ इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये दो चीज़, ये दो क्वेश्चन सबके मन में अराइज होते हैं, इनसाइडर एज वेल एज द आउटसाइडर। ओके, फिर क्या बोला, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ ए फर्म। ओके, इतना तक आपको लिखना है। फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड इसके बाद आप लिख सकते हो, ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। वही चीज़ दी गई है, पढ़ लेना। ओके, देखो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली रेफर्स टू 3 बेसिक स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है, अब बैलेंस शीट क्या बताता है, शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट क्या शोज करता है गाइस, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है, रिफ्लेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि सब एक्यूमुलेटेड रहता है, ठीक है, तो आपको ओवर द पीरियड आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है, इट डिपिक्ट कैश एक्चुअल फॉर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ईदर बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनडायरेक्ट मेथड। आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मेथड से प्रिपेयर होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट थोड़ा सा ईजी होता है, इनडायरेक्ट में आपको पूरा फॉर्मेट बना के बनाना पड़ता है। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, द एक्चुअल कैश जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलता है, अपने डेप्ट होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को कैसे किस तरह से पेमेंट करेगा, लोन जिससे लिया है उसको पेमेंट कर पाएगा या नहीं, बिकॉज कैश जनरेट करेगा तभी तो पेमेंट करेगा ना। सो सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है, यही चीज़ वगैरह दी गई है, आप लोग पढ़ लेना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड के बारे में थोड़ा सा दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, उसके बाद दी गई है डिस्काउंटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह थोड़ा सा दिया गया, आप लोग इसको रीड कर लेना। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन दी गई है, आप लोग चाहो तो कर लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब कौन कौन से एरिया के हेल्प में हम लोग परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं। बिकॉज ओनली बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ रेशियोज के हेल्प से हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज पढ़े हो कि आप लोग एफएम में कितने सारे फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, उस रेशियो के बेसिस में हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। ओके, उसको डिफरेंट जैसे आप लोग पढ़े थे ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, वो सब सिचुएशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है, तो वही चीज़ दी गई है। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफन एसेस फर्म्स प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस, लिक्विडिटी परफॉर्मेंस, वर्किंग कैपिटल परफॉर्मेंस, ठीक है, करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल परफॉर्मेंस होगा, फिक्स्ड एसेट परफॉर्मेंस, फंड्स फ्लो परफॉर्मेंस, सोशल
परफॉर्मेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ों को दिखाई जाती है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस करेंगे, करंट रेशियो देखना, फर्म का लिक्विडिटी पोजीशन पता चलेगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पूरा देखो, दैट इज़ योर कैपिटल स्ट्रक्चर, बजट एंड बैलेंस शीट, एक्टिविटी एनालिसिस करो विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी रेशियो जो शॉर्ट टर्म रेशियोज होते हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाइक आपका ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, नेट प्रॉफिट टू सेल्स, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमको पता चलेगा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस ये है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है दिस टर्म के लिए तो आ सकती है, व्हिच वन इज नॉट एन एरिया ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस, 3 पॉइंट्स यहाँ से दे देगा, एक आउटसाइड दे देगा, तो यू शुड नो कि यहाँ पे 4 पॉइंट है, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एनालिसिस एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ओके, ऑब्जेक्टिव आने से ऐसे क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको डिफरेंट वे में प्रिपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्चुअली पढ़ते जाएंगे तो आंसर वैसे भी क्लिक हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करने का इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन इसका करेंगे। ओके, सो एक्चुअली इसका जो एनालाइज करेंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया, कौन करेगा फ्रेंड्स, क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर्स करेंगे। क्यों करेंगे, वो लोग आपका ग्रोथ देखेंगे। ओके, इन्वेस्टर्स आपके कंपनीज के इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो लोग देखेंगे आपका ग्रोथ क्या है, उनको डिविडेंड आगे जाके प्रॉफिट मिलने वाला है यानी ग्रोथ होने वाला है, उनका शेयर का वैल्यू बढ़ने वाला है यानी, वो लोग इसीलिए करेंगे इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो लोग आपका ग्रोथ देखेंगे। क्रेडिटर क्यों करेंगे, क्रेडिटर एंड सप्लायर करेंगे क्योंकि वो लोग आपको क्रेडिट में रॉ मटेरियल्स देने वाले हैं, तो वो लोग आपका लिक्विडिटी पोजीशन देखेंगे, करंट रेशियो देखेंगे, आपका वर्किंग कैपिटल पोजीशन देखेंगे कि आप लोग उनको पे करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। और कौन करेगा, बॉन्ड एंड डिवेंचर होल्डर करेंगे, आपका सॉल्वेंसी पोजीशन देखेंगे, ठीक है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, वो लोग एनालाइज करेंगे आपका कैश जनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, क्योंकि कैश जनरेटिंग कैपेसिटी अच्छा होगा तभी आप लोग उसको पे करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और कौन देखेगा, मैनेजमेंट खुद देखेगा, वो अपना ग्रोथ देखेगा, उस अकॉर्डिंग वो लोग अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है। देखिए, ट्रेड क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड इन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ओके, लिक्विडिटी का मतलब मैंने बता दिया, वो लोग वर्किंग कैपिटल पोजीशन देखेंगे, आप लोग कितने एलिजिबल हो उनको पे करने के लिए। बॉन्ड होल्डर्स क्या देखेंगे, इंटरेस्टेड इन द कैश फ्लो एबिलिटी, ओके, सॉल्वेंसी पोजीशन देखेंगे। देन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली ग्रोथ होगा तभी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। देन मैनेजमेंट क्या देखेगा, इंटरेस्टेड इन इंटरनल कंट्रोल, बेटर फाइनेंशियल कंडीशन एंड बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, वो लोग अपना अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, कैसे हम लोग अपना ग्रोथ कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे वो लोग, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड बाय वेरियस एसेट ऑफ द कंपनी, कौन सा एसेट से हमको कितना रिटर्न मिला है, मैनेजमेंट वो चेक करेगा। देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, और सिग्निफिकेंस समझ में आया आपको, इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन देखेंगे, ट्रेड क्रेडिटर, बॉन्ड होल्डर, इन्वेस्टर एंड मैनेजमेंट, ठीक है, 4 लोग का नाम याद होगा, क्रेडिटर, बॉन्ड होल्डर, इन्वेस्टर एंड मैनेजमेंट। ओके, ये 4 लोगों को लेके ही तो कंपनी चलता है मैक्सिमम, ठीक है। फिर देखो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। अभी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस है ये कितने टाइप के हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ईजी है। ओके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है गाइस, 2 टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोडस ऑपरेंडी। ये इंपॉर्टेंट है, ओके, मतलब हार्ड कुछ नहीं है, ड्यू टू द वर्ड आपके लिए न्यू है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो मटेरियल यूज्ड, अभी फाइनेंशियल एनालिसिस आप लोग कर रहे हो, 2 तरीके से इंसान कर सकता है। फर्स्ट वन इज कि आप जो मटेरियल ले रहे हो, खरीद रहे हो, उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, ओके, उसका रिटर्न कितना आ रहा है, आउटपुट कितना बन रहा है, ओके, उस अकॉर्डिंग एक तो होता है मटेरियल यूज्ड के बेसिस में, दूसरा होता है मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, आप जो तरीके से ऑपरेशन कर रहे हो, आपका तरीका क्या है, आपके ग्रोथ क्या है, ट्रेंड देखते हैं ये लोग, ओके, दैट इज द मोड ऑफ ऑपरेशन। उस तरीके से भी आप लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो। क्लियर है। मटेरियल यूज जो है फ्रेंड्स उसका 2 टाइप है, एक होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, एक होता है इंटरनल एनालिसिस। ओके, एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करेगा गाइस, एक्सटर्नल एनालिसिस विल बी डन बाय दोज हु डोंट हैव एक्सेस टू द इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, जिनको इंटरनल अकाउंट्स का डेटा नहीं मिलेगा वो लोग बाहर से करेंगे। इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस किसके पास नहीं है, आउटसाइडर के पास नहीं है। अभी मेरा क्रेडिटर अगर मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहता है तो किस बेसिस में करेगा, मैंने जो अपना अकाउंट्स पब्लिश कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस बेसिस पे वो लोग क्या करेंगे, हम लोग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस करेंगे। तो इसीलिए
क्योंकि ये आउटसाइडर कर रहे हैं, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस, क्योंकि आउटसाइडर कर रहे हैं। क्रेडिटर कर सकता है, इन्वेस्टर कर सकते हैं, आउटसाइड एजेंसीज कर सकते हैं, कोई बैंक लोन देना चाहते तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग को बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल एनालिसिस। अब एक्सटर्नल एनालिसिस का स्कोप डेफिनेटली लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि उनको सफिशिएंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स थोड़ी मिलेंगे। हम लोग उतना ही पब्लिश करते हैं जितना हम लोग को पब्लिश करना होता है, जितना हम लोग के लिए अच्छा है। हम लोग अपना नेगेटिव पॉइंट कभी भी पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉपर डाटा नहीं मिलेगा। या फिर हम लोग उतना पब्लिश करते हैं जो गवर्नमेंट हमको फोर्स करता है कि आपको उतना करना ही पड़ेगा। ओके, सो इसीलिए इसका जो लिमिट है, इसका जो स्कोप है, थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। क्लियर है। इंटरनल एनालिसिस क्या है? इंटरनल एनालिसिस है कि कंपनी के इनसाइडर लाइक एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट या फिर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जिसके पास स्टैट्यूटरी पावर है, उनके पास कंपनी का सारे इंटरनल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे, तो उस बेसिस पे वो लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनालिसिस। ठीक है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव या एम्प्लॉइज लोग करते हैं। क्लियर है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल समझ में आया। उसके बाद देखो मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी क्या है? ये दो टाइप का होता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल क्या होता है गाइस? दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन। ओके, एंड वर्टिकल कैसे होता है? दिस इज द वर्टिकल लाइन। ओके, हॉरिजेंटल लाइन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, लाइक सपोज मेरे को 2020 में एनालिसिस करना है कोई कंपनी का। ओके, मेरे को 5 इयर्स का डेटा लेके एनालिसिस करना है, तो मैं कहाँ से लूँगी? 2015 से लेके 2019 तक, जितना 20 का तो अवेलेबल नहीं होगा, 19 तक मैं डेटा लूँगी 5 साल का। ठीक है, तो 2015 वुड बी द बेस ईयर, और उस बेस ईयर के बेसिस में मैं नेक्स्ट 4 ईयर का एनालिसिस करूँगी कि उनका ग्रोथ एज कंपेरिजन टू 2015 कितना हुआ है। ओके, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर मेरे को ग्रोथ दिखा, क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, सेल है अभी, ठीक है, मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ली 5 साल का, सेल दिखेगा मेरे को, उसमें ट्रेंड क्या है, ठीक है, ग्रोथ है, डाउन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसा है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, डाउन है, क्या है, ठीक है। बेसिकली ये जो हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है ये ट्रेंड एनालिसिस होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा ऑफ ए बेस ईयर। अब बेस ईयर क्या है? जहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस। सेवरल ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग कंपेयर करते हैं विद द बेस ईयर एंड उसको रिव्यू करते हैं एंड देन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज हॉरिजेंटल एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे अगर कोई आइटम चेंज हो रहा है, ठीक है, देन वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, नथिंग बट ट्रेंड एनालिसिस। क्लियर है। इसको जो है, क्योंकि ये हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा ले रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिक एनालिसिस। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव में एग्जाम दे रहे हो दिसंबर 20 के लिए, देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है हॉरिजेंटल एनालिसिस इज नोन एज आपका डायनामिक एनालिसिस, इसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ओके, या फिर डायनामिक एनालिसिस का अदर नेम क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो आपको पता होना चाहिए हॉरिजेंटल एनालिसिस। क्लियर है, हॉरिजेंटल एनालिसिस समझ में आया। देखो ये हॉरिजेंटली होता है ना, नंबर ऑफ ईयर्स को हम लोग लेके कंपेयर करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डायनामिक। अब देखो वर्टिकल एनालिसिस, डायनामिक का ऑपोजिट क्या होता है? स्टैटिक। ओके, मतलब सिंगल ईयर, डायनामिक मतलब चेंजेस, बहुत सारे, नंबर ऑफ ईयर्स, मल्टीपल, कपल ऑफ ईयर्स। वर्टिकल क्या होता है? सिंगल ईयर, स्टैटिक एनालिसिस, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। हॉरिजेंटल इज डायनामिक, वर्टिकल इज स्टैटिक। ओके, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट के लिए भी आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो। हॉरिजेंटल एनालिसिस इज नोन एज डायनामिक एनालिसिस, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स का डाटा को लेके हम लोग एनालिसिस करते हैं। एंड वर्टिकल एनालिसिस इज नोन एज स्टैटिक एनालिसिस, क्योंकि ये ओनली करंट ईयर या फिर एक सिंगल ईयर को हम लोग एनालाइज करते हैं। क्लियर है। सो वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? दिस इज द वर्टिकल। ओके, वर्टिकल लाइन ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या, आइटम बाय आइटम, ओके, आइटम बाय आइटम लिख के हम लोग रेशियो के बेसिस में कंपेयर करते हैं, लाइक फाइनेंशियल रेशियोज के बेसिस में एक बेस ईयर ले लिए, अब उसके साथ हम लोग एक ही ईयर को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता था, हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, दिस ईयर, दिस ईयर, दिस ईयर, दिस ईयर, हमको सबको एक कंपेयर करके एक ट्रेंड यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रेंड नहीं आ रहा है, एक बेस ईयर है। ओके, उसके बेसिस पे आप लोग करेंट ईयर को कंपेयर कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल एनालिसिस। क्लियर है, इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। देखिए, मटेरियल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैन बी एनालाइज्ड इन द फॉलोइंग 2 वेज, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। ओके, दिस एनालिसिस इज अंडरटेकन बाय आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस। एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है? आउटसाइडर करते हैं, नेमली इन्वेस्टर, क्रेडिट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर क्रेडिटर हु हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। दे मेनली यूज पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एनालिसिस एंड एज इट सर्व्स लिमिटेड पर्पस। ओके, क्योंकि लिमिटेड पर्पज ही सर्व करेगा,
ठीक है। फिर है इंटरनल एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज अंडरटेकन बाय द पर्सन्स नेमली एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज। कौन करेंगे? executives and employees of the organization or by the officer appointed by the government or court who have access to the books of accounts and other information related to the business. Okay. Then देखिए modus operandi. modus operandi के basis में financial performance can be analyzed in the following two ways: horizontal analysis and vertical analysis. Okay. horizontal analysis क्या है? In this type of analysis, financial statement of a number of years are reviewed. Okay, number of years are reviewed and analyzed. The current year's figures are compared with standard or the base year and changes are shown usually in the form of percentage. Okay, base year के साथ compare करके हम लोग difference को जो भी changes आए उसको show करेंगे. This analysis helps the management to have an insight into levels and areas of strength and weakness. This analysis is also called dynamic analysis as it is based on the data from various years. क्लियर है? इसके बाद देखो वर्टिकल एनालिसिस. इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस स्टडी इज मेड ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ए पर्टिकुलर डेट. Okay, this analysis is useful for comparing the performance of several companies in the same group or a division or department in the same company. This analysis is not much helpful in proper analysis of firm's financial position because it depends on the data for one period. वन पीरियड के डेटा को कंपेयर की जाती है. दिस एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस एज इट इज बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम वन डेट और फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड. ओके, एक पर्टिकुलर डेट में या फिर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टैटिक एनालिसिस. क्लियर है? इसके बाद है टेक्निक्स और टूल्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड अकाउंटिंग टेक्निक्स. इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर.